हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो टुडे करंट अफेयर्स डेली डिस्कस करते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सो दैट उनको हम लोग यहाँ पे अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग इसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद हम लोग इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अब हम यदि बात करें तो कल हमने कई सारी न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। देन आज यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए यानी कि इम्पॉर्टेंट, कोई भी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, यानी कि यूपीएससी से लेके जितने भी लोअर लेवल के एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आप लोगों को अपनी रफ और पेन लेके बैठनी है, ताकि जितना भी चीज़ें यहाँ पे बताया जाए ना, वो आप नोट करते जाएं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सुनते सुनते आप लिख लेंगे, वो अच्छा होगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते हो। और रिवाइज करने के लिए आपकी नोट्स ही काम आती है, सो दैट आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो पेटीएम, यानी कि आपको पता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है, इसके क्या किया गया है कि पेमेंट्स बैंक को, आरबीआई को से मिला क्या है, अनुसूचित बैंक का दर्जा। देखिए इसका मतलब क्या है। पेटीएम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, इसको लिख लीजिए। जिसको फुल फॉर्म ना पता हो, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, आपके कुछ वनडे लेवल के एग्जाम होते हैं तो उनमें, और इसलिए आपको लिख लेना जरूरी है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई से क्या मिला है, किसको, आरबीआई के द्वारा मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है। ठीक है, वहां से क्या मिला है, इनको अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। वो कैसे दिया गया है, तो हुआ क्या है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल को आरबीआई से क्या हुआ है कि अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल गया है। और कंपनी ने क्या बताया यहाँ पे कि जो आपकी पीपीबीएल है, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, जो आपका है ये इंडिया आएगा यहाँ पे। तो इसमें बात ये की गई है, तो सॉरी एल है, लिमिटेड होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। और ये जो पेटीएम है ना बैंक, अब क्या करेगा कि सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं में भागीदारी के लिए भी पात्र होगा। यानी कि सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा बताइएगा। और इसके बाद आरबीआई जो है एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में आप लोग लिख लीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आरबीआई की स्थापना होती है, और उस टाइम ये किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो जो भारत शासन अधिनियम आपका 1935 आया था, उस अधिनियम के तहत हुई थी। तो वो अधिनियम का नाम भी पूछा जाता है, इसलिए आप उसको भी नोट कर लीजिए। देन अब इसने ये बताया भी क्या है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें इसे शामिल किया गया है। और इसका मोटो क्या है, जो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी, तो अब पैसा यहाँ से भी, यानी कि ये क्या करेगा कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं में भागीदारी के लिए अब ये क्या हो सकता है, पात्र हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आता है जो आपकी नेक्स्ट न्यूज है कि 2023 तक भारत की अपनी तरह का अनोखा स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना सरकार ने बना ली है। तो कहाँ पे, स्पेस स्टेशन। ठीक है, ऑब्वियस है कि स्पेस स्टेशन की बात हो रही है तो अंतरिक्ष की ही बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने यानी कि स्वदेशी बात किया जाए तो इसमें बताया भी गया है कि जो भारत सरकार है 2023 तक क्या करने का, इसका ये टारगेट याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा टारगेट भर भर के पूछे जाते हैं कि कोई स्कीम है उसको अचीव करने का टारगेट कितना है, या कि कोई यहाँ पे परियोजनाएं ही लाई गई हैं उसको अचीव करने का है, या कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स की, उसको कब तक अचीव करने की बात की गई है। हालांकि ये यहाँ पे आ ही गया है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें कितने गोल रखे गए हैं, इसको बताना है आपको। ठीक है, एंड कब तक के अचीव करने की बात की गई है, क्योंकि यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ा सा आप लोगों को ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि 2030 इसका टारगेट रखा गया, किसका,
स्पेस स्टेशन स्थापित करने का, इंडिया, ठीक है, इंडिया अपना रख रहा है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि जो क्या करेगा कि अपनी तरह का एक अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, तो थोड़ा सा इसे लिख लीजिएगा, जो आपके राज्य मंत्री हैं कौन है, जितेंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि 2023 तक के जो भारत की गगनयान भेजने की योजना ही क्या करेगी यहाँ पे बकौल मंत्री, यानी कि गगनयान भेजने से पहले 2 मानव रहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे। ओह माय गॉड, अभी तो गगनयान भेजना था, ठीक है, गगनयान में मानव को जाना है वहां पे। लेकिन अब इससे बात की जा रही है कि इससे पहले 2 ऐसे मतलब कि मानव रहित, यानी कि जिसमें ह्यूमन नहीं होंगे, और एक गगनयान में भेजने के लिए एक महिला जा रही है, ठीक है। और उस महिला यानी कि सजीव नहीं है, एक उसका रोबोट बनाया गया है। तो थोड़ा सा उसका भी आपको नाम बताना है, काफी चर्चित था ये नाम, बहुत ज्यादा 2021 में ही भेजा जाना था, तो वो हो नहीं पाया था, 2022 में रखा गया, वो भी नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब 2023 की बात की जा रही है कि गगनयान भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो गगनयान 2023 में भेजा जाना, उसमें जो महिला है, ठीक है, उसका नाम थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके अभी बताइए कि क्या है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि इससे पहले क्या किया जाएगा कि 2 ऐसे मानव रहित मिशन यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, कहाँ पे, अंतरिक्ष में, इंडिया के द्वारा, ठीक है। और 2023 में गगनयान भेजने की बात की जा रही है। खैर अभी देखिए कितना टाइम डिले होता है। और तो सीधा सा मतलब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना हमें, तो इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की कब तक टारगेट रख रहा, 2030 तक। और इससे पहले यानी कि किसके थ्रू रख रहा, किस मिशन के थ्रू, गगनयान, ठीक है। देन उसके बाद गगनयान कब भेजा जाना है, 2000 आपका 23 में भेजा जाना है। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और एक जाएगी कौन, एक महिला है, पहली महिला है वो, ठीक है। भले ही रोबोट फॉर्म में है लेकिन महिला तो है, तो उसको भेजा जा रहा है। थोड़ा उसका नाम भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा चर्चित था, तो बताइए, ठीक है। देन अब यहाँ पे आता है विश्व मानवाधिकार दिवस। और देखिए जितने मिशन वगैरह लॉन्च होते हैं ना, तो इनके नाम पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है विश्व मानव अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है भैया, आज है 10 दिसंबर, ठीक है। और आज ही क्या मनाया जाता है, विश्व मानव अधिकार दिवस। मानवाधिकार के बारे में हमने एनसीईआरटी जो पॉलिटी की है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। तो यहाँ पे देखिए जो मानव अधिकार है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार के लिए, इसके लिए एक कमीशन भी अलग से बनाया गया है ह्यूमन राइट्स के लिए। इसको क्या किया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि विश्व, कौन सा विश्व बता रहे हैं हम, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का ह्यूमन राइट दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आता है आपका 10 दिसंबर, इसको नोट कर लीजिए। देन उसके बाद ये मनाने का मेन मोटो क्या होता है, तो इस दिवस की जो नींव थी वो कब रखी गई थी, विश्व युद्ध की विभीषिका से, मतलब कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, या फर्स्ट सेकंड दोनों ही जब वर्ल्ड वार हुए, तो लोगों को लगा, जितने भी लोगों को ना हार्म पहुंचा बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं था कि वर्ल्ड वार में सिर्फ एक ही कंट्री लड़ रही थी, कई सारी कंट्रियां, यानी कि वर्ल्ड वार नाम दिया जाता है। चाइना और इंडिया का युद्ध नहीं दिया जा रहा है, या अमेरिका यूएसए का युद्ध नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी, अमेरिका और रसिया का युद्ध नहीं दिया जा रहा, सो दैट कि यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि विश्व में पूरे आधी से अधिक कंट्रियां शामिल थी। तो इसमें क्या हुआ, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि युद्ध में किसी का भला नहीं होता है। और इससे क्या हुआ कि बेगुनाह लोग भी मारे गए। अब उनको यानी कि पूरे विश्व को, लोगों को ये महसूस हो चुका था कि अब हमें कुछ मतलब इनके अधिकार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो बेगुनाह बेचारे पिस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ, दैट में जो आपकी यूएनओ है ना, इसने क्या किया कि महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की आधिकारिक, यानी कि पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया। और तब से यह दिन क्या है कि इसी नाम से मतलब कि याद किया जाता है। तो थोड़ा सा इसे याद रखिएगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1948 से स्टार्ट हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। मैंने आपको कल दोनों की डेट बताई थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे 1948, देखो होता क्या ना कि ये सारी डेट वगैरह मैं क्यों बताई, जब आप रेगुलर कंटिन्यूअसली कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो एक तो ठीक है कि आपको वो चीज़ें याद होने लगती है, और वही कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास वही वही आता है, कोई डेली से कोई अलग से नहीं छापने जाता है। तो जैसे मैंने सेकंड वर्ल्ड वार बोला, फर्स्ट वर्ल्ड वार बोला, तो आपको वो सन क्लिक करेगा। या तो मैंने बोला कि 1914 से 1918 19 की घटना, तो आपको क्लिक करेगा कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटना हो रही है, या कि सन आया कोई भी
जैसे मान लीजिए कि 1935 का मैंने कहा भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हो, तो 1935 का मैंने कहा भारत शासन अधिनियम आया, लेकिन 1939, ठीक है, यहाँ 1945 तक ये सारी घटनाएं चल रही थी, 1935 के जस्ट 4 साल बाद ही ये हुआ। उसके बाद तो आप रिलेट कर सकते हो, ब्रिटेन यहाँ पे औपनिवेशिक सत्ता जमा के बैठी थी, क्या इसका इफेक्ट पड़ा 1945 में, 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है हमारे इंडिया में, उस टाइम पे पूरे विश्व में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो सारी चीजें ना आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ एक याद रख लेंगे आपकी इस तारीख को क्या हुआ था, और चीजें तो दुनिया को रिलेट कर पाएंगे अपने देश से, अपने देश को दुनिया से। और यही एक अच्छी स्टूडेंट की, और आप लोग बेंगे यूपीएससी स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तो मिक्स करना आनी चाहिए, ठीक है। और यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जितने भी ये डेट वगैरह होते हैं ना, सन, इनको याद रखा करिए, और याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिलेट करने की कोशिश किया करिए, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम मानवाधिकार की बात कर रहे थे, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1948 से मनाना स्टार्ट हुआ। इसे कौन मनाने की घोषणा की थी, तो यूएनओ द्वारा इसे घोषणा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जो बताया गया है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है, मानवाधिकार में ऐसा कहा गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान में इस अधिकार की ना सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिए राइट्स मेंशन किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट हमें दिए गए, ठीक है, वो ह्यूमन के लिए हैं। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में जिक्र की गई है कि इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, आज़ादीपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वो भी बराबरी का, यानी कि इक्वलिटी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाती है, ठीक है। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट जितने भी हैं आपके, फंडामेंटल राइट हमारे कितने से कितने तक है और कितने पार्ट में है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमारा नाम लिया करिए मैम, अच्छा लगता है, सो दैट कि जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उनका आंसर दिया करिए, तो आपका नाम लेने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये बताइएगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ठीक है, वो हमारा कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से पार्ट में आता है, मतलब कितने से कितने तक रखा गया है और कितने पार्ट में। अब आगे आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या हुआ कि भारत की जो झीली दाला बेहरा ने क्या किया है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता, यानी कि डिस्कस शो में इन्होंने क्या किया भैया, स्वर्ण पदक जीता है। ये खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी भी पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। तो जो ये है इंडिया की है, कौन है, झीली दाला बेहरा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें क्या होती है कि किस खेल से संबंधित है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, और कौन सा पदक इन्हें मिला, बस इतने से ज़्यादा कुछ भी याद खेल में नहीं रखना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो झिली डाल बेहरा है, वो कहाँ, इन्होंने क्या किया है कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कितने किलोग्राम का कोई 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 एग्जाम वाले ना बहुत है, मतलब अब क्या ही कह दे, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी रेलवे के अभी जो एग्जाम हो रहे थे, उनमें पूछा गया था कि भैया जो नीरज चोपड़ा, उनको कितने किलोग्राम का मिला था। ऐसे ही पूछा गया था यूपीपीसीएस में, एसएससी वाला तो छोड़िए, यूपीपीसीएस का जो अभी एग्जाम हुआ ना, उसमें ना मतलब कि ये सारे लोगों का नाम दिया गया था कि इनको इतने ग्राम का भारत मतलब कांस्य पदक मिला, इनको 59 ग्राम का स्वर्ण पदक मिला, इनको 50 ग्राम का ये रजत पदक मिला। तो उनमें से बताना था कौन सा भैया इसमें से सही नहीं है। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते। सो इसे भी छाप लीजिए आप कि कितने किलोग्राम का मिला इन्हें, तो 49 किलोग्राम का स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका नाम क्या है, दाला बेहरा है। उसके बाद ये किस खेल से है, भारोत्तोलन से, और ये खेल कहाँ पे हुआ, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जहाँ की ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझौता भी किया था, उनकी डेथ भी वहाँ पे हो गई थी। और क्वेश्चन ये भी बनता, ताशकंद समझौता भी किया गया था। क्वेश्चन ये बनता भी है कि क्या हुआ था, कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री है जिनका जन्म तो भारत में हो लेकिन मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ही हैं, जो कि नेहरू जी के बाद बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसमें से मैं कुछ बातें हैं जो कि आपको पॉलिटी में बताऊंगी।
खैर यहाँ पे जो बातें हैं आप इसको देखिए कि इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 49 किलोग्राम का इन्हें स्वर्ण पदक मिलता है। देन उसके बाद क्या होता है कि झिली ने स्नैच में 73 किलोग्राम तथा क्लीन और जर्क ने क्या किया, 94 किलोग्राम वजन के साथ कुल 67 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। ओ माय गॉड, यानी कि इसने क्या किया है कि जो आपका होता है ना भारोत्तोलन, उसमें से 73 किलोग्राम तथा ये झिल्ली जो है स्नैच वो 73 किलोग्राम तथा क्लीन और जर्क ने 94 किलोग्राम का वजन उठाकर, यानी कुल 167 किलोग्राम का वजन उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने किलोग्राम का उठाया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे बताया गया है कि महादेव जो है सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। पुरुषों के, उसमें महिलाओं की हम बात कर रहे हैं झिल्ली की, और पुरुषों में कौन आ जाएंगे, महादेव सरगर, वो कि 55 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता है। और इसमें आप बात करोगे तो स्नैच ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन के साथ ही साथ क्या किया गया कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियन भी जारी है। और विश्व चैंपियनशिप यानी कि 7 दिसंबर को शुरू हुई और 17 दिसंबर तक अभी ये चलने वाली है। और भारतीय खिलाड़ी इन दोनों प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये चैंपियनशिप कब से स्टार्ट हुई है, 7 दिसंबर से स्टार्ट हुई है और 17 दिसंबर तक चलने वाली है। चैंपियनशिप कौन सी है, विश्व चैंपियनशिप है या वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जरा इस पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देन अब आता है हमारी नेक्स्ट न्यूज। इनको देखिए रिकॉल करते रहिएगा और आप लोग नोट करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनेंगे। मुश्किल से 1 या आधे पेज में आ जाता है, ये पूरा थोड़ी ना थ्योरी फॉर्म में लिखना। जितना मैं बता रही हूँ कि भैया ये इंडिया से हैं, इन्होंने इसका मतलब किस फील्ड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कितने किलोग्राम का है, या कौन सा स्वर्ण मतलब कि कौन सा पदक जीता है, और बस इतना सा हमें सिंपल सा याद रखना है इनका नाम क्या है। उसके आगे कोई बात नहीं है कि क्या है, ये खेल कहाँ हुआ था, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं और उससे आप लिख सकते हैं। देन आता है यहाँ पे कि RATS और SCO सदस्य देशों के लिए समकालीन चुनौतीपूर्ण माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा पर क्या किया गया कि 7 से 8 दिसंबर 2021 को व्यवहारिक संगोष्ठी आयोजित की गई है। यानी कि किसमें, RATF, और इसके बाद क्या किया गया यहाँ पे SCO, इनमें क्या किया गया है कि ये जो देश है इनमें समकालीन चुनौतीपूर्ण माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा, अभी समकालीन चुनौतीपूर्ण जो, एक तो कोविड तो चल ही रहा, ऊपर से साइबर का हम देख रहे हैं कि मतलब साइबर स्पेस सुरक्षा की बात क्या हो रही है कि इसमें से मतलब कोई भी कुछ भी जब मन कर रहा तभी लॉन्च कर दे रहा, कहीं अंतरिक्ष को तो जीने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सुरक्षा के लिए क्या किया गया कि 7 से 8 दिसंबर 2021 को व्यवहारिक संगोष्ठी आयोजित की हुई है। और इसमें क्या हुआ है, मेन मुद्दा तो ये है कि हुआ क्या है। हुआ इसमें ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है यहाँ पे NSCS में कि भारत सरकार ने नॉलेज पार्टनर के रूप में डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो आपका है DSCI, ये क्या है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग का मतलब SCO, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने राष्ट्र हैं। SCO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे कितने राष्ट्र हैं यानी कि कितने सदस्य देश हैं, तो क्योंकि इसमें से 1-2 देश निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, चीन के द्वारा ये बनाया गया था, दक्षिण वाले भाग का है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसके सदस्य देशों के समकालीन चुनौतीपूर्ण माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा पर 7 से 8 दिसंबर को एक 2 दिवसीय व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, यानी कि एक कमेटी बैठाई गई है। और इसमें क्या किया गया कि भारत ने 28 अक्टूबर 2021 को 1 साल की अवधि के लिए काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO, यानी कि देखो भारत ना, ये तो खैर हर जगह पे चिल्लाता है और सॉरी, तो इसमें से इंडिया ने जो बताया है यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO, ठीक है। थोड़ा सा मैं SCO के बारे में आपको बता ही देती हूँ, 2-4 बातें हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे ये SCO जो है इसका सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2001 में किया गया था। ये मतलब कि कौन सी कंट्रियों के लिए है, तो सीधे है कि सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में आपको पता है कि कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं, और इसके लिए यानी कि ये जो सेंट्रल एशिया के लिए वर्क करेगा, इसका जो हेडक्वार्टर बात करें बीजिंग में, देन इसका एम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एम है आतंकवाद को कम करना। किसका, SCO का जो फॉर्मेशन किया गया था ना, इसीलिए किया गया था कि आतंकवाद को कम करना, ये बातें नोट कर लेनी है आपको। देन उसके बाद एक था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करना, यानी कि जो सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं उनमें जो भी इकोनॉमिक्स आ रहे हैं अडल, उनको दूर करने की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो दो इसके मेन मोटो हैं, एंड इसके अंडर में ये जो आती है RATS, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, जो मैंने RATS की बात की ना अभी, वो किसके अंडर में आती है, तो ये जो RATS है वो SCO के अंडर में ही आती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अभी मैंने क्या क्या बताया, जो SCO का फॉर्मेशन 2001 में हुआ, किसके लिए काम करता है, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्री है उनके लिए। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया मैंने कि इसमें से ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको बीजिंग में मिलेगा। उसके बाद इसका मेन मोटो क्या है कि आतंकवाद को कम करना एंड इकोनॉमिकली कंडीशन जो भी सेंट्रल एशिया की कंट्रियों में है उनको दूर करने की बात यहाँ पे की गई है। और इसके हाल फिलहाल में कितने सदस्य देश हैं, तो इसके हाल फिलहाल में यहाँ पे सदस्य देश 9 है, और जिसमें से इंडिया भी इसका मेंबर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा यहाँ पे जो मेंबर है इंडिया है। 2021 में कौन सा देश इसमें ऐड हुआ है, तो ईरान। ठीक है, ईरान ये कंट्री जो कि इसमें ऐड हुई है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। SCO से रिलेटेड मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं, एंड जो RATS है वो आपका किसका, मतलब कि SCO का ही एक, आप कह सकते हो कि यहाँ के सब बॉडी है। ठीक है, अब इसमें भारत ने जो बताया है एंटी टेररिज्म पर जो भी इन्होंने बात की, कि इसके क्या हुआ है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, और यह संगोष्ठी अपनी अध्यक्षता में भारत द्वारा आयोजित पहला कार्यक्रम है, और यह दूसरी बार है कि भारत ऐसी किसी संगोष्ठी में मेजबानी कर रहा है, यानी कि मेजबान देश कौन सा, भारत है। और पहली संगोष्ठी क्या हुई, अगस्त 2019 में हैदराबाद में हुई, और 2020 में कोविड की महामारी के चलते कहीं पे हुई ही नहीं थी। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, देन अब यहाँ पे आता है, हम नेक्स्ट बात करें कि इंडियन कैबिनेट ने जो दी 44 यहाँ पे आपका है 44,605 करोड़ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी। नई विंटर सेशन चल रहा, नए नए कुछ ना कुछ न्यूज आती ही रहती है कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया, तो इससे तो वाकिफ रहना ही पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात है जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से इसकी चर्चा चल रही थी। और यहाँ पे क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्यों में जो स्थिति पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अत्यधिक ये लाभकारी होने वाला है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया कि एक बड़े कदम के तहत बुधवार को, यानी कि जो आपका 8 नवंबर 2021 को 44,605 करोड़ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, और जिससे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, ये जो अमाउंट दिया गया ना, कोई कोई एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, इसलिए ज़्यादा याद मत रखिए, बस एक दो बार नज़र डाल लीजिएगा। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो चलो कोई बात नहीं, बट हाँ इसको थोड़ा सा हमें अपने जहन में रखना है कि कहीं ना कहीं इतना कुछ हुआ था ऐसा समथिंग। ठीक है, अब इसमें मेन मुद्दा क्या है कि कैबिनेट ने तो ये पास कर दिया, कहाँ पे, यूपी और एमपी वाले इलाकों में। तो ये आपका थोड़ा सा यदि मैं मैप बनाऊँ, यहाँ से ये आएगा एमपी। ठीक है, ये वाला इधर वाला रीजन ये पूरा आपका यूपी आ रहा। ये यूपी में क्या किया जाएगा कि जो आपकी यहाँ से एक रिवर जा रही है बेतवा है, ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ से जबलपुर होते हुए ये पटना से एक रिवर जाती है केन, जो कि किसकी, आपकी, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा घटिया बन रहा है। इसमें क्या किया गया है कि ये जो रिवर जाएगी यहाँ से बेतवा हो गई, ठीक, और इसके बाद यहीं से रिवर जाती है एमपी से ही जबलपुर वाले एरिया से जाती है एक रिवर, कौन सी, केन। ये दोनों रिवर यूपी क्रॉस कर जाती हैं, एमपी से निकलती हैं, ओरिजिन इनका एमपी में है। जो बेतवा है वो रायसेन से निकलती है, ठीक है, और वहीं पे जो आपकी केन रिवर है वो जबलपुर ज़िले से निकलती है। तो कैमूर
पहाड़ियों से निकलती है, दैट मीन्स बात करें कि कैमूर रेंज से निकलती है, ये विंध्याचल वाले रेंज से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों रिवर जाएंगी, यहाँ से आती है यमुना। यमुना की ये दोनों ही सहायक नदियां हैं, कौन? केन और बेतवा। देखिए थोड़ा सा ना इसमें ये मत समझिएगा, कहीं कहीं भी आपको दिखेगा कि केन ऐसे मिल जा रही, जी नहीं, केन बेतवा में नहीं मिल रही, केन भी यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, इसको आपको याद रखना। दोनों का ओरिजिन एमपी से होता है और ये यूपी क्रॉस करके ललितपुर वाले एरिया तक जाती हैं और वहाँ समथिंग ललितपुर ही जगह है जहाँ से ये दोनों क्या करती हैं कि यमुना से मिलती हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जा रहा है, इनको ऐसे करके जोड़ा जा रहा। अब जोड़ा जा रहा तो क्या होगा कि इसका पानी, केन रिवर का पानी पहुंचाया जाएगा बेतवा वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बुंदेलखंड वाला रीजन है। ये आपका भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये सारे कौन सा है, और झांसी वासी यहाँ पे कुछ पार्ट आते हैं। बुंदेलखंड वाला रीजन है जहाँ की पानी की ज़्यादा कमी है। अब जब एमपी का और वहाँ पे यूपी का स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें जियोग्राफिकल रीजन जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही, वहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो उसका जियोग्राफिकल रीजन है कि जहाँ पे भिंड में जो है आपका, मुरैना में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, वहीं पे आपका भिंड में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी होती है तो ठीक है, लेकिन लॉजिक वाली बात कि भिंड के ही गोहद एक जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा यानी कि आप देखोगे कि सबसे कम वर्षा होती है, तो गर्मी सर्वाधिक हो रही है, वर्षा सबसे कम हो रही है। तो और उसी के जस्ट एकदम से बगल में है, यहाँ पे आपका आएगा भिंड, और ये भिंड वाला एरिया, यहाँ पे मुरैना सटा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी। ये कुछ रीजन्स है, इनके ज्योग्राफिकल रीजन्स है, वो बाद में देखा जाएगा। बस इतना समझिए कि ये एमपी से निकलती है, एमपी यूपी दो जिले ही इसमें लाभान्वित होंगे, तीसरा कोई और जिला, सॉरी, दो स्टेट ही लाभान्वित होने वाले हैं, कोई और जिला नहीं, यानी कि और स्टेट नहीं लाभान्वित होने वाला है। तो एमपी और यूपी। कभी की और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इस परियोजना के तहत कौन कौन से स्टेट लाभान्वित होंगे, तो आपको कई सारे स्टेट का दे दिया जाएगा, तो आपको नहीं, एमपी और यूपी होगा, ठीक है। उसमें से कई सारे जिले आते हैं, हालांकि जिला का नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत सारे जिले आ जाएंगे, एमपी के भी यूपी के भी। तो इसमें कितने लाख का प्रोजेक्ट पास किया गया है? 44,605 करोड़ का। और इसमें डिवाइड भी किया गया है, वो अपने लिए इतना नहीं है कि मतलब कि कितने करोड़ अनुदान दिया जाएगा, कितने करोड़ क्या दिया जाएगा, वो इसमें बताया गया है। बस इतना थोड़ा सा आप याद रखिए। और किसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और इसका ये जो बनाया जा रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ना नुकसान भी होने वाला है। नुकसान कैसे होने वाला है? जो टाइगर रिजर्व है पन्ना वाला, ठीक है, वहां पे ना कहीं ऐसा है कि वो कुछ क्षेत्र उसका डूबेगा, ऑब्वियसली डूबेगा ही। ये यहाँ से जो जा रहा, जब आप बांध वांध बनाते हो तो उसके पीछे ना आपने देखा होगा कि हमने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, तो उसके पीछे एक हमारा क्या बन गया, बैराज ऑलरेडी बन जाता है। हमने बांध बनाया है तो वहां पे एक कृत्रिम झील आपकी बन ही जानी है, ठीक है। प्राकृतिक झील तो होती है लेकिन कृत्रिम झील भी बन जाती है। तो यहाँ पे भी जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि पानी कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा, नुकसान होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ मतलब सिंचाई के लिए लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इससे, तो इसलिए अब बनाया ही जाएगा। और क्योंकि पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा, तो वो उसकी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ बिजली वगैरह भी यहाँ पे उत्पन्न की जाएगी, 103 मेगावाट जल विद्युत जो बात की गई उसको उत्पन्न करेंगे, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी यहाँ से उत्पन्न की जाएगी। तो ये कुछ इसके फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना है। अब आता है यहाँ पे आपका कि भारत और एविएशन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड और तमिलनाडु की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं। भारत और एविएशन डेवलपमेंट बैंक, भाई भारत और एविएशन मतलब कि कुछ लोचा है, ठीक है। देखिए कहाँ का है ये, यहाँ पे क्या हुआ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थित, सॉरी इसमें से थोड़ा सा ये पीडीएफ में मिस्टेक हो गया है, और जब भी ना देखो तब भी लोचा, ठीक है। इसको न्यूज को आप मतलब स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वही फिर से प्रिंट कर दिया गया है, और इसलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जो अभी वायुयान क्रैश हुआ है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी जो मुकुंद सॉरी जो आपके सीडीएस हैं बिपिन रावत जी, उनकी जो डेथ हुई है, आपको किससे पता है किससे हुई है? जो प्लेन है दुर्घटनाग्रस्त हुआ उससे हुई, कहाँ पे, तमिलनाडु में हुई। और इसमें ये प्लेन कौन सा था? तो वो आपका था
17V5 ये नाम था वायु इस सेना का, जो MI यानी कि आप कह सकते हो कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसमें क्या जा रहे थे, बिपिन रावत जी जा रहे थे, उनकी वाइफ जा रही थी, और उनके अलावा 11 और लोग थे। यानी कि वो भी सारे के सारे डिफेंस वाले आदमी ही थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई अदर पैसेंजर जा रहे थे, सारे के सारे डिफेंस के मेंबर थे, और वो कहीं पे उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही घूमने जा रहे थे और वहाँ पे ये दुर्घटना हो जाती है। हालांकि इसमें बात अभी मतलब काफ़ी कमेटी वगैरह बैठाई जाएगी, ऐसे आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। जांच पड़ताल होगी, देखिए क्या होता है अब आगे। और इसमें क्या किया गया है कि ये है क्या चीज़, तो बताया गया यहाँ पे कि वायुसेना का जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर है, वो MI-817 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर फैमिली में शामिल है। ये कहाँ का है, MI जो 8117 मिनिस्ट्री है, इसमें ये शामिल है, ठीक है। और वहाँ पे ना अपना अलग अलग ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, मिलिट्री का भी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग ट्रेड होते हैं, उनके अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो इनमें से एक है ये जो आपका है MI-817 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, उस फैमिली का ये मेंबर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको, कभी भी पूछा नहीं जाएगा। अब आता है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि जो 2024 तक बढ़ाया गया। भैया अभी जो चल रहा था आवास योजना, मतलब कितना बढ़ाएंगे, सरकार का काम है ना। एक डेटा रिलीज हुआ है, हालांकि आज मैंने इसमें कवर नहीं किया है। वो डेटा मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है कल ही मैं बता दूं आपको। उसमें ना बताया गया कि जो अमीर हो रहे, पूरा वर्ल्ड का डेटा रिलीज किया गया कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यानी कि इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का 90% लोग 10% के पास है। यानी कि 10% लोगों के पास इंडिया पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 90% हिस्सा है। बच्चा कूचा 90% लोगों के पास 10% GDP का हिस्सा है, समझ लीजिए। इंडिया का रेशियो नहीं बता रही, पूरे वर्ल्ड का बता रही हूँ कि यहाँ पे हालत कुछ ऐसी हो रही है। भारत तो बद से बदतर स्थिति में है। भारत की स्थिति तो आप कह सकते हो कि पुअर एंड पुअर के बाद भी जो भी मतलब इन इक्वलिटी की बात आती है ना, उसमें आता है इंडिया, ठीक है। तो उसका डेटा हम लोग जब आएगा तो बात करेंगे यहाँ पे। हालांकि डेटा आ चुका है, इसमें कवर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अब जो बताया जा रहा है स्कीम्स, ला बात की जाती है कि हम 2025 तक अचीव कर लेंगे, 2022 तक अचीव करने का टारगेट था, हुआ नहीं, 2024 बढ़ा दिया गया, क्योंकि पता है कि होगा नहीं 2022 तक। और यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो थी आपकी, इसको बढ़ा दिया है। और यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक शेष बचे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और मार्च 2024 तक योजना का विस्तार सुनिश्चित किया करता है। और PMAY यानी कि PM आवास योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जो जी लिखा होता है ना, जो अर्बन लिखा होगा, रूरल लिखा होगा, थोड़ा सा ग्रामीण शहरी लिखा होगा, तनी उस पे नज़र रखा करिए आप लोग कि किसके लिए बात की जा रही है। भाई ग्रामीण वालों के लिए बात की जा रही है, ग्रामीण वालों के लिए, ठीक है। ये शहरी वालों के लिए नहीं है कि जो अर्बन एरिया है उनके लिए बढ़ा दिया गया, दोनों के लिए स्कीम्स लॉन्च है। अभी ग्रामीण की बात की जा रही है कि इसको मतलब बढ़ाया गया है। और यहाँ पे 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के भीतर शेष 155.75 लाख घरों को भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे सभी के लिए आवास के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु बुनियादी सुविधाएं जो भी है वो दी जाएंगी। सीधा सा मतलब है कि 2024 तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है। कौन सा, PM ग्रामीण योजना, जो आपकी थी PM आवास योजना ग्रामीण वाली, उसके लिए बढ़ाएगा। यहाँ पे देखो इसकी विशेषताएं हैं कुछ, ये क्या है, थोड़ा सा पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका क्या हुआ था कि सबसे पहले इंदिरा आवास योजना चला था। अब सरकारें बदलती हैं तो इनका भी दिमाग घूमता है, करें क्या, अपना कुछ बोलबाला चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो पहले था कि इंदिरा आवास योजना चलता था, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। और यहाँ पे राजीव गांधी ने 1985 में गांवों में क्या किया था, BPL
आबादी के लिए घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्य यानी कि जो कार्यक्रम थे उनको चलाया गया था, और ये था इंदिरा आवास के रूप में। ठीक है, आपको बीपीएल पता होगा ना, जितने भी बीपीएल धारक होते हैं, बिलो पावर्टी लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जिसके तहत आपको पीडीएस सिस्टम से खाना मिलता है, भोजन पानी, यानी कि भोजन पानी नहीं, पका पकाया नहीं, जो आपको गेहूं चावल दाल वाल मिलती है ना सहकारी दुकान से, उसी की बात की जा रही है, इसी कार्ड के थ्रू मिलती है आपको। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये तो पहले से ही स्टार्ट थी, इंदिरा आवास योजना के नाम से स्टार्ट थी, और पहले कुछ ही लोगों को दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि जिनके पास भी बीपीएल धारक हैं, जो भी मतलब जिसकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा लो है इकोनॉमिकली सोशली, तो उनको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे अब ये सुविधाएं दी जा रही हैं हर एक इंसान को जो बीपीएल धारक है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसका अपडेट वर्जन आप कह सकते हो, इंदिरा आवास योजना का ही अपडेट वर्जन है। तो जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, एक आपके लिए प्रॉफिट हो गया कि जितनी भी स्कीम्स है उनमें आगे पीएम लगा दीजिएगा। जब मतलब बीजेपी की सरकार है ना, स्टेट में भी होता है मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी योजना, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की, पीएम लगाइए स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, और जहाँ बीजेपी की सरकार होगी वो सीएम जरूर लगाएंगे। चाहे हमारे यहाँ एमपी की बात कर लो, चाहे यूपी की बात करो, वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मतलब ऐसे ऐसे वो अपना तो आगे लगा ही देते हैं। इसलिए तनी इसको याद रखना है। खैर कम से कम ये तो नहीं है कि मोदी आवास योजना योगी आवास योजना ऐसा वाला तो नहीं लगाते, जो भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैं एक याद करने का आपको बता रही हूँ फंडा, कि जहाँ भी बीजेपी की सरकार हो ना, थोड़ा उस पर याद रखिएगा कि वो मुख्यमंत्री जरूर ऐड करेंगे, और के सेंटर पे है तो पीएम जरूर आ रहे, जितने भी स्कीम है सबका पीएम होगा, पीएम पोषण योजना, पीएम आवास योजना, पीएम जो आपकी आती है ये बिजली विद्युत योजना, जो कौन सी है, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो सारी की सारी स्कीम्स में पीएम लगा होगा। ठीक है, तो उन सबको याद रखना आपको कि हाँ भाई ये अब की स्कीम है, 2014 की बात की स्कीम है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कुछ विशेषताएं हैं। वो है क्या कि जो इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र है उनके लिए कितना दिया जाएगा, पैसा कितना दिया जाना, 1,20,000 दिया जाना है। और जो दुर्गम क्षेत्रों में है, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में है, उनके लिए 1,30,000 दिया जाना है। और इन घरों में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। एलपीजी बढ़ा दिए, 980 रुपये कर दिए एलपीजी। ठीक है, एमपी में तो 980 में मिल रही है, आपके यहाँ कितनी मिल रही, कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ कितना रेट हो गया, मे बी कि यही होगा। तो अब इतना महंगाई कर दिए हो आप लोग, घर बनवा रहे हो, घर बनवाने के बाद हम पैसा तो उतना ही कमा रहे हैं, लगाएंगे कहाँ से ये एलपीजी तो भराने के लिए, मतलब 1,000 पूरा रखो तो भरता है, सब्सिडी आती नहीं है, पूरा का पूरा आपने बंद कर दिया है। खैर बड़ी बड़ी बातें तो हो ही रही हैं, आप भी पढ़िए कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ना इनके प्लस और माइनस पॉइंट पे भी जाना होगा कि ऐसा हो तो रहा, लेकिन कितना पब्लिक को कहाँ तक फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्या हो रहा, उज्ज्वला योजना भी यहाँ पे लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाँ वही जो मुझे स्कीम का नाम नहीं याद आ रहा था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपको गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जा रहा था। तब तो बड़ा दिया जा रहा था 1600 में, और अब क्या हो रहा, मैं किसी की विरोध पार्टी में नहीं बात कर रही हूँ। देखिए ये आर्टिकल अभी आया हुआ है कि जो सब्सिडी नहीं दे रहे हो आप लोग गैस सिलेंडर की, जो बढ़ती जा रही है, मैं कल का ही आर्टिकल आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे जो सब्सिडी बढ़ती, यानी कि सब्सिडी क्या, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। गैस सिलेंडर तो आपने दे दिया, सब्सिडी मिल रही थी, बहुत अच्छा था, बल्ले बल्ले था, सब भरा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कम होने की कैटेगरी पे आ रहा था, वहीं आपने अचानक से बढ़ा दिया रेट, सब्सिडी देना कर दिया बंद। अब क्या होगा, अब तो दिक्कत फिर से आ चुकी है ना, कि या तो आप सब्सिडी दीजिए, या तो क्या करिए कि थोड़ा सस्ता कर दीजिए उसे गैस सिलेंडर को, वरना फिर से वही बायोफ्यूल वाला लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इतना पैसा तो होता नहीं है। और जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण फिर अपने लेवल पे जाएगा, फिर दिक्कत होने वाली है, बीमारियां और बढ़ेंगी, क्योंकि उससे जो भी धुआं निकलता है, जो भी उसका कचरा होता है, तो वो बीमारियों को और फैलाएगा। और ग्रामीण इलाके में सर्वे किया जाए तो मैं बता रही हूँ कि मतलब 90% लोग, 90 क्या 70% लोग तो ऐसे निकल ही जाने हैं कि जो कि चूल्हे पे खाना जरूर बनाते हो। कौन सा, वो जो बायोफ्यूल वाला आता है, गैस सिलेंडर वाले में नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। देन खैर प्राइस ना भी बढ़ता तो जो शौचालय योजना चली थी उसमें भी मतलब बनाया गया शौचालय, लेकिन कोई काम का नहीं था, कोई यूज कर नहीं रहा था उसको। ठीक है, तो कुछ ये जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है आपको याद रखना है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का जो होमवर्क है
ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और कुछ का आंसर भी मैंने बता ही दिया है। बस यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो पीएम आवास योजना थी वो कब से लॉन्च की गई थी। बस इतना छुटकू सा सवाल है, बताना है आपको, ठीक है, कि पीएम आवास योजना सबसे पहले कब लॉन्च की गई थी, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में और इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके तहत क्या बात की गई है। तो जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे उनके लिए घर बनाने की बात की गई, ठीक है, आवास सुविधा देने की बात की गई। 2 कमरे बनाए जाते हैं, इनमें अमाउंट कितना दिया जाता है, तो जो भी मतलब काफ़ी थोड़ा मैदानी एरिया में है उन्हें 1,20,000 दिया जाता है। जो थोड़ा पहाड़ी इलाके में है, जिनके मतलब आने जाने का जो गिट्टी डस्ट बालू आता है उसका खर्चा ज़्यादा लगेगा, उनको 1,30,000 दिया जाता है। थोड़ा इसका याद रखना है आपको, ठीक है। और आप लोगों में से जो भी होंगे, आपको कुछ लोगों को तो मिला ही होगा। इंडिया में कोई भी इतना रिच फैमिली से आ नहीं रहा, बहुत ही कम है। मैंने बताया ना, अभी जो डाटा बताया उसको तो आप खैर जब डिस्कस करेंगे उसमें तो पूरा आपको उसका काला चिट्ठा समझ में आएगा कि आखिर पूरी दुनिया में गोल गोल कितने लोग घूम रहे हैं, कितने परसेंट लोग इस दुनिया को नचा रहे हैं। बाकी तो हम सब उनके हाथ के खिलौने बन के रह गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है एंड आई होप कि आपको सब कुछ ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा और उसके बाद जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती बेशक आप पूछ सकते हैं। एंड फिर मैं कहूँगी कि आप लोग नोट्स साथ साथ बनाया करिए ताकि आपका रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि कोई भी इंसान वीडियो 10 बार नहीं देखोगे यार, एक बार देख लिया बहुत बड़ी बात है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।